अखिल सर, ये जो खबर है जिसमें कहा यह जा रहा है कि पूर्णेश मोदी साहब को ये इनाम दिया गया है, तो क्या माना जाए, ये इनाम है या फिर इसको सामान्य प्रक्रिया के तरह ही देखा जाए? देख राम प्रकाश जी, आप चाहते हैं इसको इनाम मान लें, मुझे तो लगता है ये दंड है। क्योंकि 6 महीने के बाद देखिए, जिन जिन को इस प्रकार का तथाकथित इनाम मिला है उनको ही दंड मिलेगा। वो न्यूटन थर्ड लॉ लगता है। जिन्होंने बहुत ज्यादा आनंद लिया है और जिन्होंने एक प्रकार सत्ता का दुरुपयोग किया है और जिन्होंने इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं, 6 महीने के बाद इनको सबसे ज्यादा भुगतना पड़ेगा। तो इनको अब चाहे रमेश भिथोड़ी हो, चाहे ये पुणेश, अब पुणेश है अर्धांश होंगे मुझे नहीं पता, या कौन सा अंश होंगे, ये 6 महीने के बाद पता चलेगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि जिन जिन लोगों को आज की तारीख में बढ़ाया जा रहा है, और ये अभी 3 दिसंबर को आपको पता चल जाएगा, इसकी जो प्रतिक्रिया होगी ना वो इतनी भयंकर होगी, क्योंकि इन लोगों ने रास्ता दिखा दिया है लोगों को। इन्होंने इंडिया गठबंधन को और विपक्ष को यह रास्ता दिखा दिया है कि किस प्रकार से ईडी की कार्रवाई करके लोगों को अंदर किया जाता है। तो राहुल गांधी के ऊपर जो इन्होंने किया और जिस प्रकार से हुआ, और गुजरात कोर्ट्स भी प्रश्न चिन्ह के निशाने पे आए। खैर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना, उनकी जो भूल थी गुजरात की, उसको सुधार दिया। तो जितने लोग ये हैं, ये पता चलेगा राम प्रकाश जी कि किरण भाई पटेल को Z+ सिक्योरिटी कैसे मिली थी। ये सब कुछ पता चलेगा कि ये जो बड़े बड़े पूंजीपति हिंदुस्तान से हजारों लाखों करोड़ लेके भागे थे, ये कैसे भागे थे, इनको भगाया गया था, ये वास्तविकता में भागे थे। ये भी पता चलेगा कि जो सॉलिसिटर जनरल थे, उनकी शादी में, दूसरी या तीसरी कौन सी शादी थी मुझे नहीं पता, उनकी शादी में यहाँ के भगौड़े जाके कैसे डांस कर रहे थे और कैसे विस्की और स्कॉच पी रहे थे। तो देखिए, ये आप इसको इनाम मान सकते हैं, लेकिन ये 6 महीने का इनाम है। इसके बाद सबसे ज्यादा इनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों ने जिस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग किया है और माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से शतरंज के एक प्यादे की तरह उनका उपयोग किया है, यही भुगतेंगे। क्योंकि देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को और जो देश की मर्यादाएं हैं, अगर उनका पालन करेंगे, और उसके बाद जैसे अभी माननीय मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया, ये कौन से किसके सरदार हैं, ये झूठों के सरदार हैं, मूर्खों के सरदार हैं, इस प्रकार की बातें करना, और सरदार उन्होंने कहा मूर्खों के सरदार हैं। अब सरदार कम्युनिटी अगर जाके, सिख कम्युनिटी जाके हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दे और मानहानि कर दे कि ये तो सरदारों का अपमान है, तो ये तो इस प्रकार की चीज हो गई। अब माननीय मोदी जी खैर अभी तो कोई उनपे वो नहीं करेगा। एक उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया है, जो क्या नाम है उनका, स्मृति ईरानी जी ने, उन्होंने भी कुछ राहुल गांधी को कुछ कह दिया है। पता नहीं, ये सारी चीजें अभी तो नहीं, अभी कोई बोलेगा, क्योंकि इस समय सत्ता जो है वो बिल्कुल मदांध हो गई है। लेकिन 6 महीने के बाद जब इसकी प्रतिक्रिया होगी, जब बंगाल की महुआ मोइत्रा बोलेगी, जब उद्धव ठाकरे बोलेंगे, जब संजय राउत बोलेंगे, जब स्टालिन बोलेंगे, जिनके मंत्रियों को 6-6 महीने से जेल में रखा हुआ है, तब पता चलेगा कि जिनको आज आप कह रहे हैं कि पुरस्कार मिला है, 6 महीने के बाद जब इनको दंड मिलेगा तो इनको याद आएगा कि ये गलती इन्होंने क्यों की थी और भारतीय लोकतंत्र पे ये कलंक क्यों लगाया था। अखिल स्वामी सर, जिस तरीके से बात गुजरात की अगर देखें हम, तो राहुल गांधी की आज की तारीख में जो छवि है, उस छवि की सशक्तता को, उसकी मजबूती को कोई नकारा नहीं सकता, किसी भी कीमत पर कोई नकारा नहीं, उसको नकारा नहीं जा सकता। और निश्चित तौर पर एक जुड़ाव भारत जोड़ो यात्रा के बाद लोगों का सीधे सीधे हुआ है राहुल गांधी से। कहीं भारतीय जनता पार्टी इस मानहानि में जैसे उसको बैकफुट पर जाना पड़ा, जिस तरीके से पराजय झेलना पड़ा सुप्रीम कोर्ट से, जैसे वहां पर राहुल गांधी को सदन में जाने का मौका मिल गया, जैसा आपने जिक्र किया, और फिर सदन में जाते ही उन्होंने वापस उन्हीं मुद्दों को उठाया। तो ये जो पूरा मामला था, क्या पूर्णेश मोदी से भाजपा अपना नुकसान देखने लग गई थी जो उसको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? कहीं आखिर ये चीज राहुल की स्वीकार्यता पूरे देश में बढ़ी है, निश्चित तौर पर गुजरात में भी बढ़ी है, तो वहां पर ये मामला उल्टा पड़ता हुआ तो नहीं दिख रहा था भाजपा को, जिसकी वजह से उन्होंने पूर्णेश मोदी को दूर भेज दिया यहाँ से कि हाँ भाई चलो तुम किनारे रहो? नहीं, लेकिन इससे कोई फायदा इसलिए नहीं होगा। देखिए, पुणेश मोदी ने अपने विवेक के अनुसार निर्णय नहीं लिया है, वो ऊपर का आदेश था इसलिए उन्होंने किया, तो इसलिए कोई फायदा तो इससे नहीं होगा। नुकसान जो होना था वो इतना ज्यादा हो गया है कि उस नुकसान को आप रोक नहीं सकते। एक आपने जो नहीं, बात कही, मैं भाजपा के ही नुकसान की बात कर रहा हूं। नहीं नहीं, वो कम नहीं हो सकता, भाजपा का नुकसान कम नहीं हो सकता, क्योंकि जो होना था वो हो गया। एक मानस के अंदर चीज चली गई कि भाई इस प्रकार के स्टेटमेंट, इससे बदतर क्या, इससे विभत्स स्टेटमेंट हम लोगों ने सुने हैं,
और मानहानि में इस प्रकार के कभी दंड नहीं मिले हैं, तो इसका मतलब उसमें तो जो डैमेज होना था वो हो गया। एक बात जो आपने कही उससे मैं सहमत नहीं हूं। आपने कहा सरकार 2 लोग चला रहे हैं। 2 नहीं चला रहे हैं, सरकार 1 चला रहा है, 2 उनको असिस्ट कर रहे हैं, जो राहुल गांधी ने कहा था। ये दूसरी बात है कि तीनों, व्यास साहब माफ कीजिएगा, तीनों गुजरात के, वो एक अलग मुद्दा है। देखिए ये जो स्थिति है आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और आप देखिएगा ये जो 5 विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, देखिए मैं व्यास साहब के बारे में मिला तो नहीं हूं, इनके बारे में सुना मैंने बहुत है, इंजीनियर हैं, मैं भी इंजीनियर हूं। ये भी मैंने सुना है कि गुजरात का जो कायाकल्प हुआ है और वहां पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है उसमें व्यास साहब का बहुत बड़ा हाथ है, माने ही इज द आर्किटेक्ट। देखिए इसको कहते हैं बुद्धिमानी। व्यास साहब ने जो इतने बड़े बड़े पदों में रहे, इन्होंने समय पे समय की नजाकत को पहचान लिया और सही जगह पे चले गए। अगर वो गलत जगह पे रहते जो आज पुणे मोदी नहीं कर पा रहे हैं, इसको कहते हैं बुद्धिमत्ता। समय में जो परिवर्तन हो रहा है, जो जमीन के नीचे की आहट है, उसको समझना ही राजनीति है, उसको समझना ही बुद्धिमानी है, जो ये लोग नहीं समझ रहे हैं। अभी ये लोग जो है एक लेवल से आगे चलते चले जा रहे हैं, सीमाओं को क्रॉस करते चले जा रहे हैं। और जो उसने आपके महुआ मोइत्रा ने कहा कि आपने महाभारत शुरू तो कर दी है और आपने द्रौपदी का चीरहरण भी कर दिया है, अब देखिए एक एक कौरव की किस प्रकार से भगवान कृष्ण उनका खात्मा कराएंगे। देखिए वास्तविकता में जो महुआ मोइत्रा के साथ हुआ, जो संजय राउत के साथ हुआ, जो वहां पे तमिलनाडु के मिनिस्टर साहब के साथ हुआ, 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल आप जेल के अंदर रखते हैं। मनीष सिसोदिया, अरे वही के जो मनीष सिसोदिया पे है वो बीआरएस के मुख्यमंत्री की बेटी पे है, और वहां मोदी जी खुद कह रहे हैं, वहां जाके खुद कह रहे हैं। अब बताइए इससे बड़ा, व्यास साहब बताएंगे, इससे बड़ा राजनीतिक मूर्खता कोई हो सकती है क्या? वहां जाके उन्होंने ये खोल दिया कि साहब बीआरएस वाले आए थे, हमसे कहा था कि एनडीए के अंदर आना चाहते हैं, हमारी बेटी का ध्यान रखिएगा। अरे इसका मतलब यह है कि मनीष सिसोदिया जैसे आदमी को आप बेचारे को सड़ा दिया, उसकी पत्नी बीमार है, इसका मतलब यह है कि बाकी देश के जितने लोग हैं उनकी कोई अस्मिता नहीं है, उनकी कोई इज्जत नहीं है। और वहां पे आप जो है, क्योंकि बीआरएस वाले एनडीए और आपके जो बीजेपी के सबसे बड़े मित्र हैं आज के तारीख में, तो हमने सुदामा और कृष्ण की मित्रता का केवल इतिहास पढ़ा था। एक तो खैर अडानी जी हैं जिनसे मित्रता बड़ी ज्यादा है, और दूसरे जो बीआरएस के प्रमुख है राव साहब, और एक ओवैसी साहब। माने जैसी मित्रता ओवैसी साहब की और माननीय मोदी जी की है, माने ओवैसी साहब तो अपना सबको न्योछावर करने के लिए तैयार हैं, और जिस तरह से डैमेज कर सकते हैं वो अपोजिशन को और इंडिया अलायंस को, तो ओवैसी साहब से बड़ा मित्र मैंने नहीं देखा, एक अडानी से और एक ओवैसी साहब से। तो इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है ये प्रतिक्रिया बहुत भीषण होगी। अब ये कुछ कर लें, अब ये कुछ कर लें, हिटलर ने जो किया वो एक अलग मुद्दा है, वो मैं नहीं कहता कि, लेकिन इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं। सर ये जो हम अभी, मैंने इसके पहले शशि सर से सवाल किया था, फंक्शनिंग स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स की बात की थी मैंने। जो नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, या जो आज की भाजपा है, उसकी ये पॉलिटिक्स की स्टाइल रही है, लगातार ये देखा जा रहा है। आप हेमंत बिश्व शर्मा को देख लीजिए, स्मृति ईरानी का जिक्र आपने खुद किया था, निशिकांत दुबे को देख लीजिए, प्रज्ञा ठाकुर का जिक्र शशि जी ने किया। सर ये जितने इस तरीके के नेता हैं जो हमेशा जो जुबान से बहुत मीठी बातें करते हैं, बहुत ज्यादा मीठे भाषण देते हैं, बहुत मधुरता के साथ सामने वाली पार्टी पर आरोप लगाते हैं, और वो जो भी आरोप होते हैं वो भी एक किस कदर और कितना नीचे तक जाकर के उतनी मधुरता से वो आरोप लगाए जाते हैं, तो वो हम सब देखते हैं। और वो सारे लोग आज मजबूत से मजबूत होते जा रहे हैं, उनको अच्छे से अच्छी जगहों पर बैठाने की कोशिश हो रही है। स्मृति ईरानी चुनाव हारी अमेठी से, फिर भी मंत्री बनी थी, जीती तब भी मंत्री बनी। हेमंता बिश्व शर्मा कांग्रेस में जो है दुनिया भर के आरोपों से लदे हुए थे, जैसे ही भाजपा में गए आज मुख्यमंत्री हैं, और फिर वो कितनी मधुरता के साथ जहर उगलते हैं, वो जहर हम सब सुनते ही हैं। उसी तरीके से निशिकांत दुबे जी को, जो जैसा कि महुआ मोइत्रा के मामले में आप जिक्र कर रहे हैं, जिनकी खुद की आज तक डिग्री पे सवाल उठा हुआ है, जो अपनी डिग्री साबित नहीं कर पा रहे हैं, वो महुआ मोइत्रा की काबिलियत पर सवाल उठाने में लगे हुए हैं। तो ये सर जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, तो क्या ये सारी चीजें लगातार आगे नहीं बढ़ रही हैं? और इसका सबसे हालिया उदाहरण जो है वो दानिश अली वाला मामला देखा जाए, तो ये लगातार जो भी खराब बोलेगा, सामने वाली पार्टी को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, इस तरीके की पॉलिटिक्स डेवलप नहीं की जा रही है आगे?
नहीं देखिए रामप्रकाश जी, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के हैं तो कहावत आपने सुनी होगी, चढ़ जा बेटा सूली पर राम भली करेंगे। ये सूली पे चढ़ाया जा रहा है। और जो बुद्धिमान लोग हैं, देखिए हैं बुद्धिमान लोग बीजेपी में, अभी भी बुद्धिमान लोग हैं। आपने राजनाथ सिंह का कोई स्टेटमेंट सुना क्या? नितिन गडकरी का कोई स्टेटमेंट सुना क्या? ये लोग नहीं बोल रहे हैं। केवल 5-6 लोग ऐसे हैं जिनको मोदी जी जानते हैं कि इनकी अब मैं खैर कहूंगा तो मानहानि ना हो जाए, माने उतने ज्यादा बुद्धिमान नहीं है जितने राजनीति में होने चाहिए। तो ये लोग सूली पे चढ़ रहे हैं। देखिए आज के तारीख में अगर मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं, एक टीचर हूं, मुझे भी अगर कह दिया जाए कि आपको हम राज्यसभा का टिकट दे देते हैं और आपको नॉमिनेट, मैं कहूंगा भैया मत करो, 6 महीने के बाद कौन झेलेगा? देखिए आज के तारीख में फायरिंग लाइन में आ रहे हैं लोग, और ये मूर्खों को समझ में नहीं आ रहा है। जब सत्ता बदलेगी, जिन जिन लोगों को आपने छेड़ा है और गलत तरह से छेड़ा है, आप सोचिए हर प्रदेश के अंदर, हर जगह आपने, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, वीरभद्र सिंह का आपको याद होगा, हिमाचल प्रदेश में बेटी की शादी है, पोती की शादी है, बारात दरवाजे पे खड़ी है और इनकम टैक्स वाले रेड कर रहे हैं। ये मानव इतिहास में इतनी निरंकुशता ये नहीं देखी है हमने। और ये लोग बलि का बकरा बन रहे हैं। लेकिन इनके साथ मुश्किल ये है, इन्होंने शेर की सवारी कर ली है। अब शेर की सवारी में ना तो उतर सकते हैं ना चढ़े रह सकते हैं। अब ये उतरे तो शेर खाएगा, नहीं उतरे तो कब तक बैठे रहेंगे। ये वो लोग हैं जो बुद्धिमान लोग हैं बीजेपी में, 99% लोग चुप बैठे हैं, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द टाइम। और व्यास साहब शायद मुझसे सहमत होंगे, जिस दिन लोकसभा का चुनाव घोषित होगा 50% बीजेपी के लोग मोदी जी को छोड़ देंगे और बड़े बड़े नेता छोड़ेंगे, या तो इंडिया अलायंस में अलग पार्टी बना के इंडिया अलायंस में चले जाएंगे, आपके साथ में सहमत हूं, काफी बड़ी अपोजल होने के अंदाज है। अब बताइए, व्यास साहब तो राजनीति में हैं, उनको पता है। मैं तो एक अंदाजा लगा रहा था, इतनी भगदड़ होगी इंदिरा जी को जैसे जगजीवन राम ने, विजय लक्ष्मी पंडित ने, हेमवती नंदन बहुगुणा ने छोड़ा था, उससे बड़ा कांड होगा 2024 के पहले। और मोदी जी के पास यही 5-6 लोग रह जाएंगे जिन्होंने अति उत्साह में ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे दिए हैं कि बाद में इनको 1.5-2 साल ईडी ही जेल में रखेगी। और ये जितने तोमर साहब, क्या तोमर साहब की वीडियो ऐसे ही निकली है क्या? बीजेपी के बड़े नेता ने निकलवाई है, और ये बीजेपी को पता है। आपस के अंदर इतना शीत युद्ध चल रहा है। सिंधिया जी के इलाके में मध्य प्रदेश में शायद 2-3 सीट बीजेपी नहीं जीत सकती, क्योंकि सिंधिया जी को ले आए आप, आपने सारे बीजेपी के लोगों को, पुराने लोगों को नाराज कर दिया। तो वास्तविकता ये है कि ये लोग बलि का बकरा बन रहे हैं और इनको नहीं पता कि ये बलि का बकरा बन रहे हैं। तो अभी चुनाव हो रहे हैं, इसमें 3 राज्यों के चुनाव कंप्लीट हो गए, 2 राज्यों के चुनाव होने हैं। सर क्या स्थिति दिख रही है, क्या खबरें आ रही हैं, जो तमाम लगातार कई सारे अपडेट्स आते जा रहे हैं उसके हिसाब से? अखिल सर। देखिए छत्तीसगढ़ में मोहब्बत को 2/3 मेजोरिटी मिल रही है, नफरत को 1/3 सीटें मिल रही हैं। मध्य प्रदेश के अंदर लैंडस्लाइड विक्ट्री है कांग्रेस की। ये सब जो कांटे की टक्कर और ये सब बातें कर रहे हैं, ये बिल्कुल व्यर्थ है, इसका कोई मतलब नहीं है। राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है। तेलंगाना में भी जो नफरत के सौदागर हैं, जो कि तीसरी शक्ति बनकर, और जिसको बीजेपी, ये नोट कर लीजिएगा, बीजेपी अपने वोट ट्रांसफर करा रही है ओवैसी की पार्टी को और बीआरएस को, केवल इसलिए कि कांग्रेस सत्ता में ना आए। और कांग्रेस की तेलंगाना के अंदर जो मीटिंग्स आप देख रहे हैं, ऐसी मीटिंग तो 1977 में मैंने देखी है, जो जनता पार्टी की वेव थी और कांग्रेस खत्म हो गई थी। ये उससे भयंकर वेव है। हर जगह मोहब्बत जीत रही है, नफरत हर जगह हार रही है। और नफरत के लोग जो हैं 6 महीने बाद इन, और ये जो एक प्रश्न आपने व्यास साहब से पूछा, अनुमति दें तो मैं बता दूं, टाइम ऐसे हो गया है जी, कि ये जी, जो आराम से। प्रश्न है कि दिमाग से निकल गया, क्या कह रहा था, माफ कीजिएगा। जी